वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, अब ये क्या इलामत है, प्रोपोर्शनल साइन, डायरेक्ट रिलेशन है। इसको हटाए तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। हाँ जी, स्ट्रेस का सिग्मा साइन जी सिग्मा साइन होता है, स्ट्रेस को बेसिकली सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू एफ ओवर ए। ये आपकी बुक्स में नहीं आई है, एफएससी में जाके सिग्मा साइन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब दोनों साइड से स्ट्रेन को डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। ये है हमारे पास हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ भी यही था कि स्ट्रेन जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, स्ट्रेस की वजह से। कि स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उतना ही उस दिशा में बिगाड़ पैदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ पे है। हुक्स लॉ जो एप्लीकेबल है ये तमाम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तमाम चीजों पे एप्लीकेबल है। सो अब हमारे पास एक डेफिनेशन में एक लफ्ज और था कि इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट। ये हुक्स लॉ जो एप्लीकेबल है विद इन द इलास्टिक लिमिट, उसी को हम पढ़ रहे हैं। जैसे भी इसकी डेफिनेशन में था, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी is directly proportional to the stress applied on it within the elastic limit of the body। के स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन है, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इनका, कब तक, जब तक इलास्टिक लिमिट हो। कहने का मतलब कि अगर जितनी फोर्स अप्लाई की जाए किसी फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि अगर हम रबड़ ले लेते हैं और उसको दोनों साइड से खींचे, एक खास वक्त आ जाएगा कि वो फोर्स जैसे ही हम उस रबड़ को छोड़ेंगे, फोर्स हटाएंगे तो वो टेम्परेरी तौर पे अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा वापस। ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी, आर्जी डिफॉर्मेशन थी। लेकिन अगर हम इस फोर्स को मजीद बढ़ाते जाएं कि रबड़ की जो हमारे पास रबड़ है उसको मजीद खींचते जाएं, तो एक खास वक्त के बाद जो मटेरियल जो है, रबड़ जो है वो टूट जाएगी और मटेरियल जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। हम फर्ज करते हैं कि एक हमारे पास ये है स्लाब है जो रबड़ की है, इसकी लेंथ जो है वो L है या L0, इसकी लेंथ है L0। हमने फोर्स अप्लाई की दोनों साइड से इसको स्ट्रेच किया है, खींचा है, तो इसकी जो लेंथ हो जाती है वो इतनी हो जाती है। चेंज इन लेंथ हमने इसको नाम दिया है डेल्टा L का। अब जैसे ही हमने ये फोर्स जो है रिमूव कर दें, इन दोनों फोर्सेस को हटा दें, तो ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। जब ये ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, हम कह सकते हैं कि जब यहाँ तक था उसके बाद अपने ओरिजिनल शेप में वापस आया, तो ऑब्जेक्ट जो है इस वक्त इसकी जो लिमिट है ये इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम है। लिमिट कहने का मतलब ये कि इस वक्त इसकी स्ट्रेस ज्यादा है, यानी कि फोर्स ज्यादा है, तो हम इलास्टिक लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी, के वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो किसी जिस्म पे अप्लाई करें और उस स्ट्रेस के बाद ही ऑब्जेक्ट जो है आर्जी तौर पे अपनी ओरिजिनल शेप, इस शेप को चेंज कर दे और ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। मैंने आप लोगों को अभी डेफिनेशन लिखवाई भी है, द मैक्सिमम स्ट्रेस within which the material can regain its original shape। ये हमारे पास है टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन है, सो हम इसको लिख सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। इसका एक ग्राफ हम ड्रा करते हैं एक्सटेंशन S के दरमियान और फोर्स F के दरमियान। एक्सटेंशन एंड फोर्स, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे खिंचाव, मतलब एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, और फोर्स कितनी अप्लाई की, कि जितनी फोर्स अप्लाई की उतना ही इसमें बिगाड़ पैदा हो। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स के इंक्रीज करने से लेंथ में भी इजाफा हो रहा है। देखा, हमने यहाँ दोनों साइड फोर्स अप्लाई की, फोर्स के इंक्रीज करने से लेंथ में भी इंक्रीज हुआ। तो इस लिमिट को जहां तक ये दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं, इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट को क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिक लिमिट कहते हैं।
सबस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पीछे वाली सारी चीजें इसी को लेके आगे चलेंगे। यंग्स मॉडुलस जैसे हमने आप थोड़ा ना बेटा इसमें थोड़ी शेप में ना फोर्स अप्लाई करने वाले उसको चेंज किया है कि पहले फर्स्ट करते हैं कि एक रॉड है जिसको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ, एक रबर है इसको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया है, टाई किया है और इसके दूसरे सिरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में लगा रहे हैं। अगर शुरू की लेंथ है L नॉट, जब हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में जो इजाफा हुआ है उसको नाम देते हैं हम भी, इसको नाम देंगे हम L का। तो ओरिजिनल लेंथ इस रॉड की क्या है हमारे पास L लेंथ, L नॉट ओरिजिनल लेंथ है इसकी भाई L नॉट, और स्ट्रेच्ड लेंथ क्या है लेंथ, ये है हमारे पास L। तो जब भी किसी जिस्म का चेंज मालूम करते हैं, किसी भी जिस्म में यानी कि डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो ये होती है कि L माइनस L नॉट के चेंज इन लेंथ ये हमारे पास हो जाएगा L माइनस L नॉट। ठीक है, अब आप लोगों ने स्ट्रेस का भी पढ़ा था, स्ट्रेन का भी फार्मूला पढ़ा था, टेंसाइल स्ट्रेन का भी। अब अगर लेंथ में बिगाड़ है तो इस स्ट्रेन को हम क्या नाम देंगे, लेंथ में बिगाड़ हम लोगों ने पढ़ा ही है, हाँ जी टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। पहले हम ये चीजें डिफाइन करें, लास्ट में फिर हम इसकी डेफिनेशन इसी से ही निकालेंगे। टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ हमारे पास है डेल्टा L, इसको डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ है L नॉट, इसको हमने नाम दिया डेल्टा L, जो था वो किसके बराबर है L माइनस L नॉट ओवर L नॉट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस हमने पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, हाँ भाई आतिफ, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमारे पास था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस है फोर्स ओवर एरिया। अब यंग्स मॉडुलस को बिल्कुल सिंपली डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन, सॉरी रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, ये निस्बत है दो चीजों का, किसका, स्ट्रेस का और टेंसाइल स्ट्रेन का। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, ये है कहलाती है हमारे पास यंग्स मॉडुलस, इसको नाम देते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसके पहले पहले लफ्ज y से ही इसको जाहिर करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस हम यहाँ लिख सकते हैं, पीछे वाले बच्चों को नजर नहीं आएगा, y ये रेशियो है किसका, स्ट्रेस का और टेंसाइल स्ट्रेन का।